नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रविशंकर कुमार और हम लोग अ, प्रश्न संख्या 25 तक सॉल्व कर लिए थे और आगे की बात करेंगे हम लोग। तो सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। और किसी ने कहा था कि सर आपका आवाज़ थोड़ा धीमा आता है, तो यार अब ठीक है, थोड़ा इस पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, आइए बकवास ना करते हुए सीधा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, थोड़ा टफ है। जब 2011 में यह प्रश्न आया होगा तो वाकई में यह टफ रहा होगा। तो लेकिन इसको हम लोग लॉजिक से आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्न तो क्या है कि आराम से सॉल्व हो जाएंगे बिना लॉजिक के, क्योंकि आप गूगल पर डालिएगा इसका दे देगा कहीं ना कहीं आंसर। लेकिन अगर इसको लॉजिक से सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व होगा वो? इसके लिए हम कभी कभी किसी क्वेश्चन के लिए हम घंटों बैठ रहे होते हैं। पता तो है, अगर इसके बारे में पता होगा तो सॉल्व हो ही जाएगा नॉलेज से। लेकिन लॉजिक से कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए हम कभी सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो घंटों लग जाता है क्वेश्चन में कि लॉजिक से कैसे सही होगा वो। तो क्या है ना कि अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी ना, कि काम आएगा। कि जो लॉजिक है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, एक दिन में तो आने वाली चीजें है नहीं। तो अभी हम लोग लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। जब एग्जाम आएगा तो दिक्कत नहीं होगा, वहां आप उसको अप्लाई करेंगे, साम दाम दंड भेद। लेकिन हम लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो करेंगे। अब देखिए कि आज 2026 का जो प्रीलिम्स हुआ है, इतना क्वेश्चन टफ था, अजीब तरह का क्वेश्चन आया था। लग रहा था कि जिसका तुक्का सही लग गया उसी का होगा, जिसका नहीं लगेगा उसका नहीं होगा। नॉलेज कम टेस्ट कर रहा था, तुक्का ज्यादा से टेस्ट कर रहा था। इसलिए लॉजिक बहुत जरूरी है कि पेपर कब कैसा आ जाए कोई नहीं जानता है। नॉलेज तो चाहिए ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी कारणवश से कोई नॉलेज से हमारा क्वेश्चन ना बने, प्रश्न ना बने, तो वहां हम ले जाएंगे लॉजिक। और क्या। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह वैश्यनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? कौन सी व्यवस्था है? कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका है, एक संगठन है ऑस्ट्रेलिया समूह, एक गठन है वैश्यनार व्यवस्था। ये दोनों क्या करता है? बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था। जो निर्यात है, जो निर्यात होती वस्तुएं है, जो इलीगल वस्तुएं, उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो उसमें भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। भाई निर्णय लेके भाई भारत को इसमें भी सदस्य बनाया जाए। तो जो दोनों व्यवस्था है, वैश्यनार व्यवस्था है और जो ऑस्ट्रेलिया व्यवस्था है, दोनों में क्या अंतर है वो यहाँ पे अंतर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात, अगर 2011 में यह प्रश्न पूछा हो गया तो वाकई में टफ था। अब बहुत नहीं बना होगा बहुत किसी से, कोई तुक्का ही लगाए होंगे बहुत किसी को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है, वैश्यनार व्यवस्था क्या है, तो यह प्रश्न बन जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है ना कि इससे गठन हुआ था 1985 में। 1985 में इससे गठन हुआ था। ठीक है, यह बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स, जो हथियार है, मतलब जैविक और रासायनिक हथियार, हिंदी में लिखते हैं जैविक एवं रासायनिक हथियारों का जो निर्यात होता है, उसको रोकथाम करता है, रोकने का प्रयास करता है। ऑस्ट्रेलिया समूह का ही काम है। अच्छा, इसमें बहुत सारे देश हैं। भारत हो गया, अमेरिका का जो देश हो गए, दक्षिण अमेरिका का देश हो गए, जो यूरोपीय संघ में 27 देश है वो हो गए, एशियाई देश आ जाते हैं इसमें, और प्रशांत महासागरीय देश आ जाते हैं। तो बहुत सारे इसमें देश शामिल है। ठीक है, उसी तरह वैश्यनार व्यवस्था हो गया। तो इसका भी काम क्या है? तो इसका भी काम है जो डुअल यूज हथियार है, डुअल यूज वेपन्स, मतलब जिसको सैन्य भी इस्तेमाल कर सकता है और जो नागरिक भी। ठीक है, और जो कन्वेंशनल, जो पारंपरिक हथियार है, उसको पारंपरिक हथियार,
तो इन दोनों को रोकने का काम करता है कौन? वेसनार वाला बात। तो वेसनार व्यवस्था है वह डुअल यूज और पारंपरिक हथियार को रोकता है, और जो आश्रय समूह है यह बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार को रोकता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, अब सीधे प्रश्न पे आते हैं, कथन पे आते हैं। कथन क्या कह रहा है? ठीक है, कथन पहला कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है। अच्छा, अनौपचारिक व्यवस्था का समझते हैं, मतलब समझते हैं। अच्छा, तो ग्रुप कह रहा है, यहाँ ग्रुप है। ग्रुप मतलब क्या है? जैसे कि दोस्तों का ग्रुप होता है, उसमें नियम कानून नहीं होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया समूह क्या एक ग्रुप है जिसमें नियम कानून नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल ढांचा नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कि कानून कोई लिखा हुआ नहीं है, सबको जिम्मेदारी दे दिया कि आपको करना ही है तो करना ही है। तो उसको अनौपचारिक व्यवस्था बोलते हैं, या अनौपचारिक समूह कहते हैं। एक होता है औपचारिक, जिसको बोलते हैं फॉर्मल, यह नियम कानून चलता है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सबका उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो समझ गए। तो ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है, बात सही है, जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनतम करता है। बिल्कुल सही बताए हैं कि ऑस्ट्रेलिया समूह का काम है रासायनिक और जैविक हथियार को रोकने का ही काम करता है। ठीक, अच्छा, जबकि वैश्यनार व्यवस्था ओईसीडी के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य है। यह कथन गलत है, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि जो वैश्यनार व्यवस्था है उसका काम क्या है? डुअल यूज वेपन्स, जिसको सैन्य और नागरिक यूज कर सकता है, प्लस कथी? पारंपरिक पारंपरिक हथियार के इसको रोकने का काम करता है। तो ये कह रहा है समान लक्ष्य, तो ये तो होगा नहीं, दोनों का लक्ष्य तो अलग अलग है। यह रासायनिक और जैविक हथियार को रोकता है, या डुअल यूज हथियार है उसको पर देख रेख करता है, तो इसलिए यह कदम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा, दूसरी बात कि अगर हमको यह ना पता हो ऑस्ट्रेलिया समूह और वैश्यनार व्यवस्था, फिर कैसे सॉल्व होगा भैया ये? तो आप देखिए यहाँ पे कह रहा है समान लक्ष्य, दोनों अलग अलग समूह है, ये ऑस्ट्रेलिया समूह है, वैश्यनार व्यवस्था है, ये अलग है, यह अलग है, और दोनों का कह रहा है कि समान लक्ष्य। जब वो लक्ष्य समान होगा तो अलग अलग क्या होगा भाई? एक में मिल नहीं जाएगा, मिला नहीं, सब मर्ज कर देगा उसको, मर्ज कर देगा आपस में उसको, क्या जरूरी अलग अलग करने का? समझ रहे हैं ना कि समान लक्ष्य है। जब समान लक्ष्य होगा तो भाई अलग अलग काहे रहेगा? कि मिल जाएगा ना भाई दोनों को एक में, कि जब दोनों का उद्देश्य एक ही है, जो दोनों का दुश्मन एक ही है, तो भाई मिल जाते हैं। इसीलिए तो देख रहे हैं ना, लॉजिक से ही गलत हो जाएगा। थोड़ा सा बस क्लू मिला है, समान लक्ष्य, समान लक्ष्य होगा तो भाई मिल जाएगा, भाई अलग अलग काहे रहेगा, एक ही बात है। दूसरा देखते हैं कि कह रहा है ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः प्रीडोमिनेंटली, जब इस तरह का वर्ड है तो आपको रुक जाना है, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड जो होता है और जो इस तरह के जो वर्ड होते हैं, अक्सर कथन गलत देखने को मिलते हैं। हम पूरा चार्ट बनाए हुए हैं, एक एक चीजों को एनालिसिस करके रखे हुए हैं, मेरा पूरा फाइल्स है। ठीक है, आपको हम अभी तरह मेरा शेड्यूल बिजी है, 16 जून के बाद हम आपको, ठीक है, ये चीज आपको दिखाने वाले हैं। 16 जून के बाद हम आपको पूरा अपना जो वो सब चीजें आपको दिखाएंगे हम, कि कैसे कैसे हम रिसर्च किए, पूरा डीप रिसर्च है। ऐसे नहीं आके हम बोल दिए कि भाई इस तरह का कथन गलत होता है। ऐसे बहुत सारे हम कथन देखे हैं जिस तरह का अक्सर गलत हो रहा है, तब जाके हम माने हैं कि भाई अक्सर गलत होता है। तो इसलिए जब भी मुख्यतः शब्द आए, प्रीडोमिनेंटली शब्द आए, तो वहां पे आपको सतर्क हो जाना है कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकता है, ये नहीं कि होगा ही। 100% कुछ भी नहीं होता है इस समय, हम लोग तर्क लगा रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा चांस होती है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश है। अभी बताया है ना कि इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोपीय संघ,
एशियाई और प्रशांत महासागरीय जो देश है वो सब इसमें शामिल है। तब मुख्यतः लगा दिया है, तो मुख्यतः लगा देते हैं तो उसको सीमित कर देता है कथन को। जैसे किसी कोई आपसे पूछे कि आपके कितने दोस्त हैं मुख्य रूप से, मुख्य रूप से आपके कितने दोस्त हैं, तो मुख्य रूप से आपके मेरे दो ही दोस्त हैं, बाकी और सब होंगे लेकिन मुख्य रूप से आपके दो ही होंगे। ऐसा कोई यूज नहीं है हमारे जीवन में, कोई योगदान नहीं है, समय पर फोन नहीं उठाएगा। तो उसी तरह बोल दिया कि भाई अश्लील समूह के सहभागी मुख्यतः, तो मुख्यतः मतलब कि भाई एशियाई या फिर की अतिरिक्त उसके अलावा कोई नहीं है। तो कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है कि भाई गलत हो। अच्छा, जबकि अभी हम बताए हैं कि इसमें यूरोपीय संघ भी थे, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि वैश्विक व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश थे। तो आपको देखना है कि मुख्यतः शब्द हो रहा है, हो सकता है कहीं गलत हो। अगर नॉलेज है तो नॉलेज से बनाइए, अगर नॉलेज नहीं है तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बहुत डीप रिसर्च किए हैं चीजों को, तब जाकर आपके सामने रख रहे हैं, हवा हवाई में बात नहीं हो रही है। इसीलिए हम आपको 16 जून के बाद आपको जो मेरा नोट्स है आपको दिखाएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी लिखे हैं कि ये जो शब्द है क्वेश्चन नंबर 1 से संपर्क कीजिए, 2 से संपर्क कीजिए, 3 से संपर्क कीजिए, 25 संपर्क कीजिए, 85 संपर्क कीजिए, वहां जाकर लगाएंगे, वहां भी इस तरह का स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट गलत हुआ है, दिखाएंगे आपको, सब लिखे हुए हैं। बिना हम रिसर्च के, बिना R&D के हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया कि लॉजिक से, नॉलेज है तो नॉलेज से बनाइए, अगर लॉजिक से तो लॉजिक से बनेगा भाई, कि समान लक्ष्य हो ही नहीं सकता है, इसलिए गलत है। दूसरा मुख्यतः लगा दिए भाई, कुछ ना कोई चीजें है, और नॉलेज में तो बता ही दिया, तो इसलिए एक भी नहीं होगा, तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, बच गई डी, कि दोनों सही नहीं है। सही का पूछ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। कह रहा है कि 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान या मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, इसलिए ना थोड़ा हिंदी बड़ा जटिल होता है। द 2004 tsunami made people realize that the mangroves can serve as a reliable safety hedge against the coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? मतलब जो मैंग्रोव है वो सुरक्षा बाड़े के रूप में कैसे काम करता है वही बताता है। 2004 सुनामी का यहाँ पर अगर जिक्र ना भी हो कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे दे दिया है कि ताकि आपका टाइम हुआ था क्वेश्चन पढ़ने में, इसका कोई योगदान नहीं यहाँ पे। आइए, तो आप जानते हैं ना कि जो मैंग्रोव वन होता है, जिसको गरान भी बोलते हैं यहाँ पे, जो मैंग्रोव वन होता है उसकी जो जो मैंग्रोव वन के जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, देखिएगा वृक्ष, उसकी जड़ें ऐसे निकली हुई, एकदम एक दूसरे से घना घना मिला हुआ रहेगा, एकदम मिट्टी में अंदर तक ऐसे मिला हुआ रहता है, एकदम ऐसे खूब घना जल रहता है, खूब जकड़ा हुआ रहता है मिट्टी को, एकदम घना रहता है, एकदम टाटी के आकार का। जैसे कि टाटी समझते हैं ना, हम लोग बिहार में क्या होता है ना कि जैसे कि खेत वगैरह हम उसमें फूल रोप दिए हो या कुछ पेड़ पौधा रोप दिए हो या कुछ सब्जी रोप दिए हैं, तो देखते हैं कोई मवेशी चल ना जाए, कोई बकरी घुस ना जाए, तो क्या करते हैं ना, इस तरह का एक टाटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, बांस के पतला पतला काट करके, तो उसी तरह यह भी टाटी का निर्माण करता है। आप देखिए यहाँ पे कितना घना बसा हुआ है, देख रहे हैं सब चीजें, इसमें देखिए कितना घना बसा हुआ है। तो इसीलिए जो जब ज्वार आता है, जो समुद्री सुनामी आता है, लहर आता है, तो उसके वेग को कमजोर कर देता है। जब वेग को कमजोर कर देगा तो पानी तेजी से बाहर की तरफ नहीं आएगा, तटीय इलाके में जो बसे हुए हैं, घर बसे हुए हैं, वहां तक पानी नहीं जाएगा, जिससे हमारी रक्षा होती है। समझ गए? आइए अब कथन को पढ़ते हैं, ये तो आसान है बहुत। गरान अनूप होने से समुद्र और मानव वस्तुओं के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग ना तो रहते हैं ना जाते हैं। अनूप मतलब कि जो दलदली भूमि है उसको अनूप बोलते हैं, कि दलदली भूमि हो गया इसलिए वहां पे लोग रहता नहीं है, इसलिए सुरक्षा बड़ा काम करता है नहीं। क्यों? क्यों? हमको बोल रहा है कि जो समुद्री जो लहरें आती है उससे सुरक्षा काम कैसे करता है, उसमें बताना है। ये कहना गलत हो जाएगा, ये सीधा बात है, सिंपल सा है। लोग वहां पर नहीं रह रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा काम कर रहा है,
बकवासें कर रहा है चीजें। गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। अरे लोग बचेगा तब ना वही भोजन देगा आप, चाहे कुछ दीजिएगा आप, इसलिए यह गलत है। लोग बचपन नहीं करे तो भोजन देगा क्या कीजिएगा। गरान के वृक्ष तो देखते हैं, गरान के वृक्ष घने बितान के लंबे वृक्ष होते हैं। अरे भाई लंबा नहीं ना होता है, आप देख रहे हैं ना कितना लंबा है, तार का वृक्ष है, नारियल का वृक्ष है लंबा लंबा, तो लंबा नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। बच गया डी में, डी में आंसर हो जाएगा। तो गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। सघन जड़ों के बाद देख रहे हैं जगन कितना, जड़ कितना सघन है, तो इसीलिए जब ज्वार आता है, भाटा आता है, तूफान आता है तो नहीं उखड़ते हैं। इसीलिए इसको नेचुरल सील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल, प्राकृतिक, प्राकृतिक सुरक्षा कवच, कवच बोलते हैं। तो ठीक है, यह सिंपल था और लॉजिक से बन भी गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 कि अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है या सकते हैं, बताइए। कथी कह रहा है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण का। अफ्रीकी और एशियाई मैंने अफ्रीका में और यूरेशिया में, एशिया प्लस यूरोप में जो मरुस्थलीय क्षेत्र विकसित हुआ है उसके क्या, उसका निर्माण जो हुआ है उसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं वही बताना है। तो पहला देखा दिया है क्या, कि यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं के हाई प्रेशर में अवस्थित होते हैं। बात सही है, बात गति है, यह सही है। आपको हम बताए होंगे इसमें, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, यही बोला है उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कथन में यहाँ कि यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स में अवस्थित है। बिल्कुल सही है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है ना, तो यहाँ क्या करती है, हवा उतरती है ऊपर से नीचे आती है। जो उतरती हुई हवा होती है ना, वह भारी होती है, ठंडी होती है, शुष्क होती है। उतरती हुई हवा क्या होती है, भारी होती है, शुष्क होती है। जब भारी होगी, शुष्क होगी, तो क्या होगी, इसमें शुष्क मतलब सूखा होगा, नमी की मात्रा होगी नहीं करेगी। जब नमी की मात्रा होगी नहीं करेगी तो क्या होगा भाई, ना संघनन होगा, ना बदल पड़ेगा, ना वर्षा होगी। जब वर्षा होगी नहीं करेगी तो क्या होगा, वनस्पति वहां पर नहीं आएंगे, तो मौसम नहीं बदलेगा भाई। तो यह कथन क्या है, सही है। और दूसरी बात है ना, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जितना भी आप सारा देखिएगा मरुस्थल वगैरह सब है, सब इसी रेंज में, लगभग सब इसी रेंज में आते हैं। यह आता है 20 से 30 डिग्री का जो एरिया है, वहीं पे अधिकांश मरुस्थल दिखे जाते हैं। सबसे पहला बात कि जो जितने भी मरुस्थल है लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच देखे जाते हैं। दूसरी बात, जो महाद्वीप होते हैं उसके पश्चिमी भागों पर, पश्चिमी भागों पे देखे जा सकते हैं, ठीक है। और इसका कारण है ना कि पहला कारण है कि भाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से होने से क्या होता है, तो इस जोन में जो हवा ऊपर से नीचे उतरती है, तो जब हवा ऊपर से नीचे उतरती है तो क्या हो जाएगी, हवा भारी होगी भाई। हवा भारी होता है, शुष्क होता है, नमी की मात्रा कम होती है, बारिश नहीं होती है, इसलिए उस पर मैदान उपजाऊ नहीं होता है, तो मौसम का रूप धीरे धीरे बढ़ता रहता है। दूसरी बात क्या होती है, पश्चिम भागों में होती है, तो पश्चिम भागों में होने से क्या होता है, तो जो जो ट्रेड विंड होती है, जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड है, देख रहे हैं ना उत्तर भारत का ही, तो ये क्या है ना, कहाँ से चल रहा है, इसका देखिए रास्ता ऐसे चल रहा है, मतलब ऊपर उत्तर है,
और कहाँ से आ रहा है, इधर पूरब है, मैंने उत्तर पूर्व से चल रहा है, कहाँ की ओर, दक्षिण की ओर और पश्चिम की ओर चलता है। तो क्या करता है ना, समुद्र में से नमी लेकर के चलता है, ठीक है, समुद्र में से नमी लेकर चल रहा है। तो जैसे ही महाद्वीप का जो पूर्वी भाग आता है वहां पे अपना बारिश कर देता है, नमी गिरा देता है। लेकिन महाद्वीप के जो पश्चिमी छोर तक पहुंचते पहुंचते इसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। जब नमी की मात्रा कम हो जाती है बारिश हो भी नहीं करता है। तो यह भी क्या होता है कि मरुस्थल के बनने में एक सहायक कारण है। और दूसरा जो है कि कोल्ड करेंट, ठीक है। तो पहला देख लीजिए आप, ई है तो आपको समझ में आया होगा, इसलिए यह सही है। दूसरा कह रहा है यह उष्ण महासागर धराव के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, नहीं, अभी बताएं उष्ण महासागर के धराव क्षेत्र में नहीं पड़ता है, बोले कथी में, कोल्ड करेंट में पड़ता है। अगर उष्ण महासागर होगा, वार्म ओशियन करंट होगा, जब यदि पानी गर्म होगा तो उधर से जो भी हवा गुजरेगी वो कथी हो जाएगी भाई, गर्म हो जाएगी। जब आप जानते हैं कि जब हवा गर्म होती है तो गर्म हवा क्या होती है, हल्का होती है। जब हवा गर्म होगा तो क्या हो गया, हल्का हो जाएगा। और जब हल्का हो जाएगा तो हल्का हवा क्या होता है, ऊपर उठता है। अब भारी चीज कथी होती है, नीचे उठती है। तो हल्का होगा तो कथी होगा, हवा कथी होगा, ऊपर जाएगा। अब कथी हुई है, जो हवा आई है समुद्र के पानी से गर्म होकर के गर्म हुई है, लेकिन उसमें नमी की मात्रा है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी वह संघनित होती जाएगी, संघनित होगी, बादल बनेगा। और बादल बनेगा तो कथी होगा, वर्षा होगी। और जहां वर्षा होगी वहां कथी होगा भैया, वनस्पति मिलेगा। तो वर्षा का सीधा संबंध किससे होता है, वनस्पति से होता है। तो इसलिए उष्ण नहीं होगा। और जो कोल्ड करंट होता है ना, तो देखते हैं ना ठंडा के दिन में चेहरा वेरा फटता है, क्या चेहरा फटता है, क्योंकि नमी कमी रहती है भाई। इसलिए हम लोग मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं, ताकि देखिए ठंडा के दिनों में लोग लगाता है मॉइस्चराइजर, तो ताकि जो नमी हो वह बना रहे। नहीं तो मॉइस्चराइजर को क्या लगाता है, चेहरा पड़ता है, उठ पड़ता है लोग, इसीलिए। तो यहाँ पे या उष्ण महासागर के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है, बोले किसमें पड़ता है, अगर कोल्ड में दिया रहता तो जो जो ठंडा करंट होता है ना, तो वह आसपास को ठंडा कर देगा। जब हवा ठंडा हो जाता, वो हवा जब ठंडा होगा तो कथी होगा, नीचे ना उतरेगा भैया। जब नीचे उतरेगा, नीचे बैठेगा, तो ऊपर उठे नहीं तो बारिश कहाँ होगा। और दूसरी बात देखिए, एक और चीज समझ लेते हैं यहाँ पे, कि आप देखिए यहाँ पे कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, एलपी है, लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ से हवा यहाँ आ रही है, यहाँ कथी होता है, हवा गर्म होती है, गर्म हवा होकर ऊपर उठती है, संघनित होता है और बारिश होती है। यहाँ इतना ना बारिश होता है कि अमेजन का जो बेसिन हो गया, अमेजन का जंगल हो गया, कांगो बेसिन हो गया, जारे बेसिन हो गया, सब इसी में पड़ता है। तो जहाँ बारिश हो रही है वहां पे वनस्पति भी है, और वनस्पति है तो वहां वनस्पति में काला बनेगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि इसका जो संबंध है उष्ण महासागर घाव से नहीं हो, बल्कि कोल्ड करंट अगर दिया रहता तो सही होता था। ये गलत हो जाएगा आपका, तो केवल आपका एक सही होगा, ये नहीं होगा। तो देख लिए कि आराम से आपका बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, मतलब थोड़ा सा अगर आसान है तो लगभग पूछा ही जाता है। देखिए अब प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। कह रहा है कि भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है, ठीक है। कथी कह रहा है हम लोग का, दक्षिण पूर्व एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का, जो हमारा नॉर्थ मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, कम्बोडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब जो रीजन है दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, ठीक है ना। तो ये जो रीजन है हमारा, क्यों मतलब वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है, उसका कारण क्या है। तो वही कारण दिया हुआ है, जो कारण अगर सही लगता है उसको चुनना है, चुनते हैं भैया। पहला कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटना स्थल था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 39 से 45 में हुआ था, मैंने 39 के दशक में हुआ था। तो उस समय भले वो हुआ होगा, वहां के देश शामिल हुए होंगे, लेकिन अभी काहे है,
इसका अभी अभी क्या है, इसके कारण तो बता ही नहीं पा रहा है कथन, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का अध्ययन करना, मतलब बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, ये नहीं कि अभी हाल फिलहाल की बात करिए, शुरुआत से अभी तक चलिए आ रहा है। भी कह रहा है कि यह एशिया के दो शक्तियों चीन और भारत के बीच स्थित, मतलब दो शक्ति मतलब भारत और चीन के बीच में स्थित है, इसलिए यह मतलब सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो अभी जाके भारत मतलब ठीक है, प्रभावशाली हुआ है। अच्छा, पहले गुलाम था तब, इसलिए नहीं। अगर हम कह दे कि नहीं यह क्षेत्र चाइना और श्रीलंका के बीच में स्थित है, इसलिए यह मतलब दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है, सही हो जाएगा? नहीं। ये हम बोल दे कि रसिया और भारत के बीच में स्थित है, इसलिए ऐसा ध्यान आकर्षित कर रहा है, नहीं भाई। तो इस तरह से बकवास को तो नहीं हो सकता है। वही ना बोल रहा है कि मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में यह क्षेत्र है, इसलिए यह फेमस हो गया, यही इसलिए दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। या भारत और चाइना के बीच में मतलब है, इसलिए ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो इस सब कथन नहीं हो सकता। अब लॉजिक से भी समझ सकते हैं। ऐसे देखिए कि यह शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले की रणभूमि थे। तो खाली शीत भूमि था, तो उसके बाद कहा जब शीत युद्ध खत्म हो गया तब कैसे, ठीक है भाई, जब शीत युद्ध चल रहा होगा तो उस समय ध्यान आकर्षित किया होगा, लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हो गया तब कैसे ध्यान आकर्षित कर रहा होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। बचा डी यही आंसर होगा भाई। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। बिल्कुल, यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, इसलिए सब चाहता है, अमेरिका, चाइना, रसिया, सब कोई भारत, सब कुछ चाहता है कि इस पर हमारा अधिकार क्षेत्र हो, इस पर हमारा प्रभाव ज्यादा हो, क्योंकि अब व्यापारिक परिवहन, व्यापारिक क्षेत्र का सबसे मजबूत व्यापारिक केंद्र है यहाँ पे, नौ परिवहन बढ़िया है यहाँ पे, इसलिए सब अपना प्रभाव जमाना चाहता है, इसलिए यह बहुत सभी मतलब देशों का यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया जाता है। ठीक है, इसलिए यह सही होगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं। इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा था, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला था, इसलिए थोड़ा बताना भी पड़ा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है, बताइए। क्वेश्चन समझे कि नहीं, फिर से पढ़ते हैं। जब ठंडा पड़ता है, खूब बहुत ठंडा पड़ता है, तो झील की जो सतह होती है वो ऊपर मानते हैं झील है, तो झील की जो ऊपरी सतह होती है वो कथी हो जाती है, बर्फ बन जाती है। लेकिन नीचे क्या रहता है, पानी रहता है, जल द्रव अवस्था में रहता है। तो यह किस कारण से होता है, वही कारण बताना है। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि यह बर्फ बर्फ उष्मा के कुछ अलग है, तो बर्फ तो उसमें कुछ अलग है, बात सही है। तो देखते हैं आगे। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती है, उष्मा की हमेशा हानि होती रहती है। ठीक है, हम किसी, अभी मेरा अगर शरीर गर्म हो और हम किसी को छू ले, तो वहां भी उष्मा का ट्रांसफर होता रहेगा। या अभी भी कोई हमारा शरीर अगर ठंडा है, कोई गर्म हवा आ रही है, तो भी उष्मा की हानि होगा, सट के जा रही होगी, तब उष्मा का हानि हमेशा होता रहता है, ये नहीं कि एक समान हो जाए। तो कह रहा है कि झील की सतह वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती है। जब उष्मा की हानि होगी नहीं करेगा, तो झील बर्फ कुछ जमेगा, सबसे पहले बात है। तो जब हवा झील से सट के जा रही है, तो झील की जो गर्मी है ये लेके चल जा रही है, तो इसका जो उष्मा है, जो एनर्जी है, वो क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है तो तापमान गिर रहा है, तापमान गिरेगा तो गिरते 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 यहाँ कहाँ पहुंचता है, 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो जाकर बर्फ जमता है। तो उष्मा की हानि हो रही है तो ही ना बर्फ जम रहा है भाई, जब उष्मा की हानि नहीं होती तो बर्फ जमना नहीं करता, सीधा बात है। इसलिए कथी हो जाएगा ये, गलत, सिंपल सा बात है भैया। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, बिल्कुल सही है कि जो जल की सघनता होती है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसीलिए जो झील के ऊपर बर्फ रहता है और झील के जो नीचे जो पानी रहता है वो द्रवावस्था में रहता है, जिसमें मछलियां जिंदा रहती है। आइए समझते हैं इसको आसान भाषा में। पानी एक अजीब तरीका से व्यवहार करता है। ठीक है,
क्या करता है ना, पानी क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस तो कभी बनता है, बर्फ बनता है, ठीक। अच्छा, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो पानी होता है भारी होता है। कथी होता है? भारी होता है। लेकिन जब 0 डिग्री वाला जो पानी होगा कथी होगा? हल्का होगा। तो जो भारी पानी होता है मैंने 10 डिग्री सेल्सियस से बीच लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो पानी होता है वह भारी होता है। तो आप अभी बताएं कि जब हवा भारी होगा तो कहाँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? तो नीचे जाएगा। तो उसी तरह पानी भी क्या होता है? नीचे आती है। तो पानी का जब तापमान, झील का जब तापमान गिरने लगता है तो 10 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस का जो पानी होता है, तापमान वाला जो पानी होता है वह कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। लेकिन जैसे ही अब तापमान इसका 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, तो जब 0 डिग्री होगा तो वो हल्का हो जाएगा वो। तो जब हल्का हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा वो भैया? तो ऊपर जाएगा वो। तो 0 डिग्री पे जानते हैं बर्फ बनता है हुआ। जैसे ही 4 से ऊपर जा रहा है मतलब पानी हल्का हो जा रहा है। तो हल्का पानी कहाँ जाएगा? तो ऊपर जाएगा वो। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से पहुंच रहा है तो कथी हो जा रहा है? बर्फ बन जा रहा है वो। जब पानी बर्फ बन जाता है तो नीचे क्या है? 10 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक का पानी है, इसलिए द्रव अवस्था में है। लेकिन जब इसका भी तापमान गिरने लगेगा तो यह भी बर्फ बन जाएगा। लेकिन इसका तापमान नहीं गिर पाता है, कारण क्या है? क्योंकि बर्फ क्या है? उष्मा का कुचालक है। जैसे ठंडा के समय में हम कमर ओढ़ के सोते हैं तो कमर हमारे शरीर को गर्मी बनाए रखता है। क्यों गर्मी बनाए रखता है? क्योंकि जो उष्मा है वो कमर बाहर नहीं जाने देती है। तो पूरा अंदर गर्म पूरा वातावरण बन जाता है, पूरा क्षेत्र। इसलिए शरीर को गर्म प्रदान कर रखता है। जैसे अभी होती है ग्लोबल वार्मिंग, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या करता है? जो वातावरण में CO2 है अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं उसको आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है, रोक लेता है। तो किरणें जाती है फिर टकराए कहाँ आती है? नीचे आती है। तो उष्मा को जाने नहीं दिया, रोक लिया। तो पूरा वातावरण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। तो उसी तरह जो बर्फ होती है उसमें कुछ अलग होती है। वो जो नीचे होता है ना वो एक कंबल की भांति काम करता है। उसमें को क्षय होने से बचाता है, वो रोकता है वो। इसीलिए जो नीचे का पानी, झील के नीचे का पानी होता है वह द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन ऊपर के जो बर्फ होता है वो कथी होता है? मतलब ऊपर का जो पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस से पहुंचता है तो वह बर्फ में बन जाता है, ठीक है। तो यह सेकेंडरी कारण है। पहले ई प्रक्रिया होगा ना भाई, तब ना वो कंबल वाला काम करेगा वो। तब यहाँ पूछ रहा है प्राइमरी कारण कि करे जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रवावस्था में बना रहता है, या किस कारण से होता है? तो पहला मेन कारण तो, मुख्य कारण तो यही है ना। यह सहायक कारण है, उसको सहायता करता है उसको उस रूप में बनाने के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए थोड़ा लंबा समय लगा है, लेकिन लॉजिक से, नॉलेज से, प्लस एलिमिनेशन से हमने प्रश्न आगे सॉल्व कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लासरूम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।